आज़ादी के अमृत महोत्सव की उत्सव श्रृंखला क्रम में आज हम एक ज़रूरी बातचीत करने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इलाहाबाद का बदलता साहित्यिक परिदृश्य। हमारे साथ महत्वपूर्ण रचनाकार साथ में हैं भाई राजेश कुमार मिश्र जी, अजामिल भाई साहब और रविनंदन सिंह जी। ये सारे लोग इलाहाबाद को इस समय प्रतिनिधि रूप में जी रहे हैं। ये शहर पंत निराला महादेवी का शहर, और जिस तरह से निराला जी ने कल्पना की थी नवगति नवलय ताल छंद नव, तो इलाहाबाद का साहित्यिक परिदृश्य क्रमशः नया से नया होता चला गया है। और पंत निराला महादेवी ही क्यों, बाद में बच्चन, भारती, गोपी कृष्ण गोपेश, उमाकांत मालवीय, कैलाश गौतम, जगदीश गुप्त, ये पूरी की पूरी एक विरासत है हमारे पास। एक बिंब दिमाग में आता है कि जब हम अपने अतीत को याद करते हैं तो प्रत्यंचा पे खड़े तीर को देखिए, आप जितना पीछे ले जाते हैं तीर उतना आगे जाके संधान करता है। भाई राजेश कुमार मिश्र ने बहुत सारा साहित्य पढ़ रखा है, जी रखा है। सबसे पहले मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूं कि वो बताएं कि कैसे हमारा समृद्धशाली अतीत रहा है जिसने आज के इलाहाबाद के साहित्यिक परिदृश्य को सचमुच संभव बनाया है। भाई राजेश कुमार मिश्र जी। प्रयाग, इलाहाबाद, और आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो प्रयागराज में बैठे हैं। अगर कालखंड की दृष्टि से हम देखें तो ऋग्वेद से लेकर के 1575 तक प्रयाग है। 1575 ईस्वी से 2018 ईस्वी तक इलाहाबाद है, और 2018 के बाद अब प्रयागराज है। अगर परिदृश्य की बात की जाए तो सबसे पहले हम उस अतीत की ओर देखेंगे जहां प्रयाग अपना शेप ले रहा है, और उसमें कहीं न कहीं हमें एक वैदिक ऋषि दिखाई पड़ेगा जो ऋषि भारद्वाज के नाम से प्रसिद्ध हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एकदम। ऋग्वेद के छठे मंडल में जिसके दृष्टा भरद्वाज हैं, वो कहते हैं उर्कक्ष्यो नगांग्य, गंगा का तट विस्तार ले रहा है, यानी गंगा के तट पर अधिवास प्रारंभ है। सरस्वती के सूखने के कारण महर्षि के विस्थापन की प्रक्रिया ने प्रयाग की स्थापना कराई। वाह वाह, क्या बात, क्या बात जी। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋषि सिंधु रक्षित प्रयमेघ वो स्तोत्र पाठ कर रहा है, और प्रयाग का साहित्यिक परिदृश्य यहीं से प्रारंभ होता है। और वो स्तोत्र है इमं में गंगे जमुने सरस्वती सुतुद्री सचता स्तोमम परुष्ण्या। ये पहली कविता, पहला आर्ष काव्य त्रिवेणी के तट पर प्रस्फुटित होता है। उसके बाद राम कथा का विस्तार मानवीय स्तर पर भरद्वाज के आश्रम में होता है, जिसकी पूरी एक संक्षिप्त में विवरण देते हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। जो प्रयाग का परिदृश्य है वो एक दोहे में कह देते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विचार, कहाँ ही भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वाह, क्या बात। ये पूरा परिदृश्य प्रयाग का है। खिलजियों और तुगलकों के आगमन के साथ वह परिदृश्य बदलता है।
और संतों और सूफियों का संवाद प्रारंभ होता है। वाह वाह, क्या बात। उस समय एक तरफ भक्ति के संस्थापक उत्तर भारत में रामानंद हैं, तो दूसरे तरफ झूंसी में मखदूम शाह उर्फ शेख तकी मौजूद हैं। जी 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 वाह, और ये वो समय है जब 12 दायरों का उल्लेख मिलता है प्रयाग में। संतों और सूफियों के इस संवाद ने एक सुलह कूल की रचना कर दी यहां, और इस सुलह कूल के कारण अल्लाहो बे सईन मुहीत और ईसावास से मिदम सर्वम दोनों का गायन एक साथ अलग अलग जगहों पे होने लगा, जिसका एक ही अर्थ है कि यह सब कुछ ईश्वरमय है। क्या बात है, क्या बात है। यानी अर्चना और अजान दोनों साथ साथ इस धरती पर हो रहे थे। क्या बात है। क्या वाह बात है, वाह, ये प्रयाग में ही संभव है। ये प्रयाग में ही संभव है, सही में। वंदना और बंदगी दोनों साथ साथ हो रहे थे। क्या कहने। 1575 की जो स्थिति है उसमें अबुल फजल जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबारी इतिहासकार है, वो लिखता है बादशाह ने इलाहाबाद नाम का नगर बसाया जो इसके पहले पयाग नाम का तीर्थ था। वाह, यानी कि 1575 में इलाहाबाद, जो इलाहाबाद कहा जा रहा है, उसकी संगे बुनियाद रखी गई। इलाहाबाद भी बोलते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद। और इलाहाबाद का जो मतलब है वो उसका अर्थ है प्रकृति का जाहिर होना। क्या बात है, क्या बात वाह है। क्या वाह बात। वाह। बहुत कविता और कहानी और कथेतर गद्य में भी इलाहाबाद की केंद्रीय भूमिका रही है। आप कह सकते हैं कि जो सरस्वती लुप्त हुई यहाँ पे, वो साहित्य और संस्कृति के रूप में ही उजागर हुई, हाँ जी। मौजूद है। मौजूद है। अजामिल भाई साहब का एक टुकड़ा कविता का याद आता है कि मैं एक ऐसी कविता लिखना चाहता हूं जिसे रोटी में तब्दील कर सके। क्या बात है। संघर्ष के दिनों क्या में बात है। साहित्य हमारा संबल बनता है। हमारे सुधी समीक्षक कवि रविनंदन भाई हैं यहाँ पे, रविनंदन सिंह जी, इन्होंने छंद में भी कविताएं लिखी और छंद से बाहर भी कविताएं लिखी। जगदीश गुप्त कहा करते थे कि छंद ना भी हो तो अर्थ की लय होनी चाहिए। अर्थ की लय बिल्कुल हो, बिल्कुल। और रविनंदन सिंह अर्थ की लय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नवगीत लिखें चाहे कविताएं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, ये जो हमारा समकालीन समय है, ये किस तरह से बदलता हुआ सामने आ रहा है साहित्य और के इसकी रूप में। क्या संभावनाएं हैं साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से। मुझे शुक्ल जी की एक बात याद आती है इस संदर्भ में। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने निचोड़ दिया है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ इतिहास बदलता है और साहित्य भी बदलता है। तो साहित्य का स्वरूप हमेशा समय के साथ बदलता रहा है। जी। बुनियाद इलाहाबाद की जो भाई राजेश मिश्र जी ने बताई, उसी के आगे अगर मैं देखता हूँ तो वह संदर्भ याद आता है कि रामानंद का जन्म इस प्रयाग में होता है भक्ति काल के दौरान, और रामानंद ने 12 से अधिक शिष्य बनाए, जिसमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, सेन, सुरसरी, नरहरि, अनेक बात। कवि हैं जो उस समय भक्ति काल में केंद्रीयता अगर प्राप्त थी तो इलाहाबाद को प्राप्त थी। वाह, क्या बात। बहुत अच्छा। सबसे बड़े गुरु रामानंद जी। और कबीर के अंतःसाक्षियों से पता चलता है कि कबीर के एक गुरु शेख तकी भी थे, जी जी। जो यहाँ झूंसी में उनकी मजार है। मजार है। तो कबीर अपने गुरु के यहाँ आते थे। तो कबीर गुरु के यहाँ नहीं आते थे, काशी
इलाहाबाद के पास आता था जुड़ता था। क्या काशी और बात है, इलाहाबाद वाह, जुड़ता था। वाह। बहुत बढ़िया बात है। सही बात, और बार बार काशी इलाहाबाद की तरफ आया। क्या बात है। और जब भारतेंदु युग आता है, इलाहाबाद उसमें शीर्ष भूमिका निभाता है और भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि बालकृष्ण भट्ट जी 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 जी, प्रयागराज के थे, इलाहाबाद के। उसके बाद श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, और उसके बाद द्विवेदी युग में तो इलाहाबाद से ही सरस्वती निकली और द्विवेदी युग का मुख्य केंद्र इलाहाबाद। इलाहाबाद ही रहा। जी जी जी, छायावाद के 3 स्तंभ इलाहाबाद के, निराला पंत महादेवी और राम कुमार वर्मा अगर 5वें स्तंभ के रूप में लें, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी और धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, और उसके बाद छायावाद के बाद जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद कहा जाता है कि अज्ञे जी का इलाहाबाद से बहुत संबंध था, बहुत संबंध था, आते जाते थे। आते जाते थे। यहीं से उन्होंने प्रतीक पत्रिका निकाली थी। जी जी, और प्रयोगवाद के जो कवि हैं उसमें चाहे नरेश मेहता हों, तार सप्तक के कवियों में, सप्तक के कवियों में, चाहे शाही जी हों, वो प्रयाग की धरती से ही आते हैं। वो ऐसा दौर था जब उसके बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का एक पूरा जो है संदर्भ, वो ऐसा संदर्भ था जहाँ अनेक धाराएं, अनेक रंग साहित्य के थे। एक तरफ प्रगतिशील थे, परिमल थे, और दोनों में अनबोलापन नहीं था, संवाद होता था, संवाद होता था, संवाद होता था। खुल के संवाद होता था, बिल्कुल। असहमतियों का भी सम्मान करते थे ना, सम्मान करते जी, थे। जी। उसी तरह से उर्दू साहित्य में अकबर इलाहाबादी एक बड़ा नाम, राज इलाहाबादी, और अकबर के गुरु फिराक साहब, वहीद इलाहाबादी जो अकबर इलाहाबादी के उस्ताद हुआ करते थे, और बिस्मिल इलाहाबादी। तो उर्दू का भी एक बड़ा संदर्भ, एक साझी संस्कृति बन रही थी। और सारे रंग उसी तरह मिलते थे जैसे गंगा यमुना मिलती थी। तो ये सारे संदर्भ जो परंपरा और आधुनिकता का बड़ा मेल था, बहुत बड़ा मेल था। और इलाहाबाद उस समय को जब हम लोग याद करते हैं तो यह हम कह सकते हैं संक्षेप में कि हिंदी साहित्य का 80% इलाहाबाद को स्पर्श करते हुए निर्मित हुआ है। गुजरता है। यहीं से सरस्वती, अभ्युदय, मर्यादा, प्रतीक, चांद, खिलौना, क्या बात है, खिलौना, बाल सखा, बहुत सारी पत्रिकाएं यहाँ से निकल रही थी। साहित्यकार संसद से साहित्यकार निकलता था, साहित्यकार संसद, साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी एकेडमी, भारतीय भवन, विज्ञान परिषद, ये सारी संस्थाएं। और वो पूरा दौर जो इलाहाबाद का, मैं तो एक किसी का शेर याद आता है, यही कहूँगा कि वो क्या तुझे समझेंगे, ये इलाहाबाद के लिए ही है, कि वो क्या तुझे समझेंगे साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इलाहाबाद तो ऐसे हांट करता है, आप कहीं बाहर जाइए, अभी पिछले दिनों दिल्ली जाना हुआ तो एक हमारे इलाहाबादी साहित्यिक दोस्त मिल गए, तो बरबस एक दोहा हो गया, आज सुबह कुछ इस तरह जगी पुरानी याद, दिल्ली की भी भीड़ में मिला इलाहाबाद। क्या बात। इलाहाबाद जो है कई तरह से मन में उत्फुल्लता जगाता है, और साहित्यिक परिदृश्य का तो पूछना ही क्या है। हाँ, अगर इलाहाबाद को माइनस कर दे जैसा आपने कहा तो 80% हिंदी साहित्य का इतिहास अलिखा रह जाएगा। बिल्कुल। तो जब अजामिल भाई साहब की तरफ हम देखते हैं, अजामिल भाई साहब में कविता में खासतौर से छंद और छंद से बाहर दोनों का रिश्ता बनाते हुए अजामिल भाई साहब ने बाल कविताएं बहुत अद्भुत लिखी हैं। चरर मरमर मरर चूं चूं चूं, मैं डब्बू का जूता हूं। जब धार्मिक में ये कविता छपी तो हम चमत्कृत हो गए थे। छंद बजता है इनके भीतर। और मुझे हरिचंद पांडे की पंक्ति याद आती है कि पिता पेड़ हैं, हम शाखाएं हैं उनकी,
माँ छाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड़ पे। क्या बात है, क्या बात। जब भी चली है कुल्हाड़ी पेड़ या उसकी शाखाओं पर, माही गिरी है सबसे पहले टुकड़े क्या टुकड़े बात होकर। क्या बहुत- बात है, बहुत बहुत सुंदर। या अंशु कहते हैं कि जब सारा शहर सो जाता है तब भी किसी उम्मीद की तरह टिमटिमाता रहता है स्टेशन। वाह, या मैं तुम्हारी त्रिज्या लेकर खींचा गया वृत्त हूं, मुझे हर कोण पे तुमसे मिलना है। वाह, वाह, या जाने क्या होता है उन उंगलियों की मादक छुअन में वाह, कि चाय शराब के आगे खड़ी हो जाती है। वाह, ये काव्य संवेदना है। और अजामिल जी ने तो संघर्ष किया है, और जो संघर्ष किया है उसका जीवंत दस्तावेज है इनका अपना साहित्य भी। एक आक्रोश, एक बगावत वाला स्वर। हमें तो लगता है कि अजामिल भाई साहब धूमिल वाली परंपरा से आते हैं। बिल्कुल। मैं अजामिल जी से अनुरोध करूंगा कि वो जैसे बदल रहा है, नए लोग आ रहे हैं, अंशुल त्रिपाठी, रतिनाथ योगेश्वर, श्री रंग, ये सारे के सारे लोग, जय कृष्ण राय, तुषार, धीरे 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 धीरे, और कहानी में भी बड़े जरूरी नाम बहुत जरूरी आए। नाम है इसमें। अनीता गोपेश जी हैं जैसे, उनकी कहानियां, मनोज कुमार पांडे हैं, ये सारे के सारे लोग, शशि जैन की कहानियां शशि जैन की कहानियां। तो ये पूरा का पूरा कविता कहानी ही नहीं, वैचारिक गद्य जो है, और कवि को तो मतलब गद्य को तो कविता का भी, कवि का भी निकष कहा गया ना। बिल्कुल। इस निकष पे इलाहाबाद ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है सघन रूप में, उसमें अजामिल भाई साहब का भी एक नाम है। मैं चाहता हूं कि वो जिस तरह से कई बार हम निराला के बारे में जब सोचते हैं तो लगता है कि निराला हमें कविता के गांधी नजर आते हैं, कविता के गांधी के रूप में निराला दिखाई देते हैं। तो छंद का जब बंधन तोड़ा होगा उन्होंने, तो छंद का बंधन तोड़ने के बाद कविता एक सुविधा का नाम भी हो गई, लेकिन इस सुविधा से बचा के जो लिख ले गए लोग, उन्होंने साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जी, भाई साहब बताइए, आप कैसे देखते हैं? मुझे हमेशा से एक बात लगता रहा कि केवल हमारे इलाहाबाद के साहित्य से समाज नहीं बना, हमारे यहाँ के समाज से भी साहित्य बनता रहा है। और इलाहाबाद के साहित्यकार हों, कवि हों, लेखक हों, ये सब समाज के ऊपर बराबर अपना ध्यान बनाए रहे, बराबर उसकी तरफ देखते रहे, और जो कुछ परिवर्तन समाज में होता रहा वो उससे ग्रहण करते रहे और अपनी रचना में उसे रेखांकित भी करते रहे। ये इलाहाबाद के साहित्य, कविता, सब चीज़ों में हमें दिखाई देता रहा है। समाज के प्रति एक जिम्मेदारी को महसूस किया इलाहाबाद के साहित्यकारों ने, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था इस पूरे परिदृश्य में। सब कुछ बदलता था। यहाँ पर साहित्य को केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखा गया। जी जी, ये हमेशा देखा गया कि हम समाज को दे क्या सकते हैं, समाज में जोड़ क्या सकते हैं अपने साहित्य के जरिए। तो परिवर्तन की ये आकांक्षा जो है यहाँ के हर कवि में, हर साहित्यकार के अंदर दिखाई देती रही। एक छटपटाहट। हाँ, एक छटपटाहट थी कि हमको बदलना है। जैसा कि अभी आपने कहा कि हम बनारस तो हमारा मोहल्ला है, बनारस से हम ग्रहण करते रहे, बनारस हमारे पास से आता रहा, काफ़ी कुछ ले जाता था यहाँ से। तो हम लोगों ने इलाहाबाद के जो नए साहित्यकार थे, नए लेखक थे, वो सारे के सारे डिपेंड करते रहे समाज के परिवर्तन पर। समाज जैसे जैसे बदलता गया, हमारा साहित्य भी उसके हिसाब से उसका मार्गदर्शन करने के लिए आगे आता रहा, आगे आके खड़ा हुआ। और उसने इतना सुंदर मार्गदर्शन किया, क्या बात। इतने अच्छे ढंग से लोगों को बताया कि सारी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित हुई। जी जी जी, मुझे याद है 60, 70, 80 के दशक में स्थिति ये हो गई थी कि कोई भी किताब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में छपती थी, वहाँ के लोग इलाहाबाद की तरफ ताकते रहते थे कि इलाहाबाद का उस किताब के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। साहित्य का बैरोमीटर। बैरोमीटर हाँ, हाँ, एकदम। यहाँ से तय होता था कि कौन सी किताब अच्छी बनी, कौन सी किताब अच्छी नहीं बनी, कौन साहित्यकार बढ़िया काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, यहाँ से तय हो जाता कौन अपने को दोहरा रहा है, कौन दोहरा रहा है। और दिनमान में लिखने वाले हमारे इलाहाबाद के बहुत, जैसे लक्ष्मीकांत वर्मा थे, है ना, जगदीश जी थे, सर्वेश्वर दयाल सखेना, कमलेश्वर जी, ये सब यहीं के प्रोडक्ट हैं। विपिन अग्रवाल, विपिन केशव चंद्र अग्रवाल, वर्मा, ये सब भले ही दिल्ली चले गए हों, और भारतीय गीत को तो का प्रेम तो खत्म हुआ ही नहीं कभी। क्या बात। कभी इलाहाबाद के प्रति प्रेम खत्म नहीं हुआ। और आप देख लीजिए, कोई इशू ऐसा आपको नहीं मिलेगा धर्म का जिसके अंदर हमारा इलाहाबाद उपस्थित न हो। क्या क्या बात। बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात यह है कि वो इलाहाबाद के लेखों से सिर्फ लिखवाते ही नहीं थे, उन्हें प्यार भी बहुत करते थे, बड़ी शिद्दत से प्यार करते थे और बहुत मिस करते थे। उमाकांत जी जब कभी भी बम्बई से लौट के आए,
और वहाँ से आने के बाद जिस समय चर्चा करते थे हमारे भारती जी की, तो ऐसा लगता था कि भारती जी वहाँ पर बहुत बेचैन है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एक जिद है कि हम इलाहाबाद नहीं जाएंगे। जी जी जी। तो वो अपनी जिद की तहत इलाहाबाद लेकिन नहीं, एक बात उनकी याद करिए, वो कहा करते थे कि इलाहाबाद अद्भुत शहर है, अद्भुत शहर, दूर रहो तो हांड करता है, पास जाओ तो नाक में दम करता है। नाक दम कर देता है। अच्छा, वही लोग कहते हैं कि इलाहाबाद का साहित्यिक परिदृश्य इतना बढ़िया था, इतना प्रभावित कर रहा था पूरे देश को और विदेश को भी, विदेश में भी इसकी धमक थी इलाहाबाद की। तो उस परिदृश्य से इतना प्रभावित हो रहे थे लोग कि लोगों को लगता था कि हम अगर इलाहाबाद आएंगे और यहाँ की मिट्टी को मस्तक से लगा लेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे और साहित्यकार हो जाएंगे। हाँ, साहित्यकार हो जाएंगे। हाँ। ये प्रमाणित करता था कि आप साहित्यकार हो गए। क्या ये बात। इस शहर की ये खूबी थी। और एक ये बात भी थी कि ये शहर धक्के मार करके आपको बाहर भी निकालता था। आप इलाहाबाद से जाओ, इलाहाबाद छोड़ो, इसकी कोशिश भी वो बराबर करता था। शायद इसके पीछे ये मंशा रही हो कि तुम बाहर से और अनुभव लेकर के हमें दो, हमारे पास आओ। तो बाहर से बहुत सारे साहित्यकार आए। अभी रविनंदन जी बात कर रहे थे कि कितने सारे लोग जो हैं हमारे छायावाद के, वो सब बाहर के लोग हैं। जी जी। और इलाहाबाद आकर के ऐसे बस गए कि वो अपने को इलाहाबाद ही मान बैठे। अब वो बाहर किसी से भी ये नहीं कहते थे कि वो कहाँ के, वो यही बताते थे कि मैं इलाहाबाद का हूं। कहा जाता है कि 1920 से 1980 तक इलाहाबाद साहित्य की, हिंदी साहित्य की राजधानी था। हाँ हाँ हाँ। इलाहाबाद के पास साहित्य का जो पारस पत्थर रहा है ना, हाँ हाँ, और अगर ये कहें तो साहित्य की दाल में इलाहाबाद नमक की तरह मौजूद नमक रहा की है। तरह था, उसके बिना स्वाद ही नहीं था। स्वाद ही नहीं चढ़ेगा। स्वाद ही नहीं आ रहा था। तो ये खूबी तो हमें मिली है इलाहाबाद के अंदर। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊंगा कि हमारे साथ, हमारी उम्र के, हम जब लिख रहे थे तो इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे अच्छे लोग, हमारे वरिष्ठ, हमारे अग्रज लिख रहे थे, जो अपने से छोटी जो आ रही पीढ़ी उनको बहुत प्यार करते थे। उनको उठाने में जैसा वो जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे उस परिदृश्य में कि हमें इन सबको आगे लेकर चलना है। उमाकांत मालवीय की याद आती है, अमरनाथ श्रीवास्तव जी की याद आती है, क्या बात। जगन्नाथ साहिब वर्मा की याद आती है, शिवकुटीलाल वर्मा हाँ, याद आते हैं। शिवकुटीलाल वर्मा याद आते हैं। अब ये लोग सब ऐसे लोग थे। कैलाश जो- गौतम? हाँ, कैलाश जी, अरे बाप रे बाप, क्या बात। कैलाश जी तो जैसे सबको उठाने में ही अपना धर्म समझते थे कि सबको आगे बढ़ाओ, सबको आगे ये अपना लेके- इलाहाबाद रहा है। अपना इलाहाबाद ये रहा है। क्या बात। कि यहाँ पर किसी तरह का वैमनस्य नहीं, क्या किसी बात। की कोई काटछाट नहीं। तभी ऐसे हमारे पास हरिश्चंद्र पांडे जैसे लेखक निकल करके हैं, आए, हैं। कवि निकल करके आए, है ना। यश बैठे हुए हैं, यश का नाम जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। हाँ। तो यश की अगर आप बुनियाद देखें, आधार देखें, तो आप पाएंगे कि एक पूरी परंपरा को छूते हुए आ रहे हैं यश। वही हमारा आधार कार्ड बना ना, एक तरह से। एक पूरी परंपरा को लेकर के आ रहे हैं। हमारे पास अंशु है, मैं बहुत बहुत वसु हैं, वसु भी अगर आज होते ना तो वसु शायद हमारे प्रथम पंक्ति के लेखकों में होते। हाँ, बिल्कुल बेशक। प्रथम पंक्ति के लेखकों में हमारे यहाँ वसु होते। तो नई से नई पीढ़ी ने खूब मेहनत किया यहाँ पर, और सारे बदलते परिवेश को अपने साहित्य में लगातार स्थान दिया। समेटा, लगातार समेटा, लोगों का मार्गदर्शन किया, और लोगों का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मार्गदर्शन किया। और हमें मुझे तो ये कहते हुए गर्व होता है कि हमारे इलाहाबाद के लेखकों की जो धमक थी वो देश में ही नहीं विदेशों में भी थी। क्या बात। सब जगह हम प्रमाण देते थे कि हाँ, ये हमारे क्या पास जो बात। है सर्टिफिकेट था, हम देते थे लोगों को कि हाँ अब आप अच्छे लेखक हो गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव से जोड़ के इलाहाबाद का जो साहित्यिक परिदृश्य बदल रहा है, उस पर इतनी सार्थक बातचीत आप लोगों ने की। भाई राजेश मिश्र जी ने जिस तरह से वेदों से, उपनिषद से शुरू किया, और फिर परंपरा और समकालीनता से जोड़ते हुए, आधुनिकता बोध से जोड़ते हुए रविनंदन भाई ने बातें की, अजामिल भाई साहब ने एक तरह से पूरा का पूरा समेट लिया हमारा इलाहाबाद। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और इसलिए भी करता हूं कि आप इलाहाबाद के साहित्यिक परिदृश्य को जीते हैं और महसूस करते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका।